अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम में हम जब बैठे हैं और आपसे महू गुफ्तगू हैं, और गुज़िश्ता हफ्ते जो हमने लाइव प्रोग्राम की थी उसमें और एक हफ्ते के दौरान हमें नेचुरली तो कुछ भी तब्दीली महसूस नहीं हुई, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक ही जो इशू है वो है कोरोना वायरस, और हमें अभी तक कोरोना वायरस की वो चाहे वफाक हो या सूबा हो, दोनों खेल रहे हैं। बात यह है कि बदकिस्मती की बात यह है कि कराची के जो शहरी ने और ताजिर खास तौर पे, इसलिए कि हम इस प्रोग्राम में ताजिरों की ही नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं खास तौर पे इन ताजिरों की बात करूंगा जिनमें कि छोटे और दरमियाने ताजिर वो इस बात से बड़े खफा हैं और नाराज भी हैं सूबाई हुकूमत से कि वो वफाकी पॉलिसी को यकसर मुस्तरद करते हुए वो खुद जो है अपनी पॉलिसीज को नाफिज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन दरअसल बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते, इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना कहने पे ही मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ जाएंगे। आज ये हुआ है कि जितने भी छोटे और दरमियानी ताजिरान हैं, अब सियासी जमातों ने इनके सरों पर हाथ रख दिया है और तकरीबन मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इनसे मुज़ाकरात भी कर रही हैं और इनके मसाइल भी पूछ रही हैं, मुश्किलात भी पूछ रही हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहरहाल देर से इन्होंने किया, चूँकि माह जून में मुल्क का बजट भी आने वाला है और इस बजट के हवाले से यकीनी तौर पर हुकूमत को एक टफ टाइम देने के लिए सियासी जमातों ने इन ताजिरों का सहारा लेने की कोशिश की है। हम ताजिरों से पूछेंगे कि दरअसल इसका पस मंज़र क्या है और आज की जो मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों का मकसद क्या है। दूसरी जानिब हम लार्ज सेक्टर पे आते हैं, मैन्युफैक्चर पे, तो यकीनी तौर पे जो हुकूमत ने एक बात कही है कि 3.9% GDP ग्रोथ हुआ है, जो कि 4% के करीब बनता है, और पूरी के पूरे जो हमारे अपने अपोजिशन है और दूसरे जो मुआशी माहिरीन है वो काफ़ी हैरत ज़दा भी हैं कि 3.9 GDP ग्रोथ किस तरह बढ़ गया। इस हवाले से हम बात करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलूँ जिन्होंने आज इस मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है। मेरे पहले मेहमान हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं और बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है मीडिया के लिए। ये पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के सदर भी हैं और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे तारुफ हैं जो को खुद अपनी जुबानी में बताएंगे। थैंक यू सर फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं आमिर आरिफ और ये हैं रहनुमा अंजुमन ताजरान सिंध कराची। ठीक है जी, उदा सही बता दिया आपका? हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ। मेरे तीसरे मेहमान हैं जिन्हें शजीर गोपलानी कहते हैं और मेरा ख्याल है कि शजीर गोपलानी साहब काफ़ी ज़्यादा मीडिया से इनके जो इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी बोलते हैं। और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और गुज़िश्ता रोज़ MQM आफाक अहमद से भी एक इनकी मीटिंग हुई है इन ताजरान की, और इस हवाले से मुझसे गुफ्तगू करेंगे। ये है सदर ऑल कराची सिटी ताजिर ताज। थैंक यू सर। आप लोगों ने काफ़ी जल्दी में उजलत में आने का आए, लेकिन आ गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात के, आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क में कोरोना की वबा एक पुरस्कार और सियासी चाल महसूस होने लगी है। वफाक और एक सूबे सिंध ने अपनी अना की खातिर आवाम को सैंडविच बना दिया है। वफाक और 3 सूबों में एक कानून और सिंध में सूबे का अपना कानून, और वो भी सिर्फ कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों में लागू होता है। मार्केटें सील कर दी जाती हैं, ताजिरों की बेइज्जती इस तरह की जाती है जैसे वो मंशियात बेच रहे हों या कोई गैर कानूनी काम, और फिर भारी जुर्माने जो कि हुकूमत के किस अकाउंट में जमा होते हैं और किस मद में खर्च होते हैं कुछ पता नहीं। दुकानें बंद, कारोबार में मंदी, लेकिन वफाकी और सूबाई टैक्सेस लाजमी तलब किए जाते हैं। यही नहीं बल्कि EOBI और सोशल सिक्योरिटी के महकमे भी ताजिरों के सर पे खड़े हैं। खैर से जून में मुल्क की बजट का भी ऐलान होना है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वफाक और सूबे ने खुली छुट्टी दी हुई है बरामदी सनत के नाम पर। बुरे हालात में बड़े ताजिरों के लिए स्टेट बैंक की जानिब से इमदाद का ऐलान, लेकिन छोटे दुकानदारों और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ घबराना नहीं की तलकीन। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो आपने देखी। हमने दरअसल आज इस प्रोग्राम में हम इस पस मंज़र में गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जो SMEs के प्रॉब्लम्स हैं, लार्ज सेक्टर स्केल मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम है, या जो माह जून में जो बजट आने वाला है उसकी क्या सूरत हाल लेगी, तो उसके लिए हमने खास तौर पर मियाँ जाहिद हुसैन साहब को यहाँ बिठाया हुआ है क्योंकि हमें तमाम चीज़ें कुछ बताएंगे, और बाकी हमारे दो हज़रात हैं जो छोटे ताजरान SME से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो तसल्सल के साथ इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम में वक्त में जाने से कबल एक रिपोर्ट भी आपने देखी और मैंने अपने मेहमानों का तारुफ भी करवा दिया था कि मियां जाहिद हुसैन, आमिर आरिफ और शजीद गोपलानी, ये तीन मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल के वक्त ज़ाय किए बिना हम मियां जाहिद हुसैन की तरफ रुजू होते हैं और मियां जाहिद हुसैन साहब से यही पूछते हैं कि माशाल्लाह आपकी अपनी एक वसी रेंज है कि मैशियत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गहरे आपके मुतालात भी हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हुकूमत दावा कर रही है उसके मुताबिक मईशत में बेहतरी है। मतलब 3.9 ग्रोथ है। नहीं, ये नहीं हम कह सकते कि 3.94 वाला दावा दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये कि ग्रोथ है। और अब इसके जो अभी ये एस्टिमेशन है 3.94 जो गवर्नमेंट कह रही है ना, ये एस्टिमेशन है क्योंकि पहले जो एस्टिमेशन थी वो थी 1.3 की, जो बिल्कुल मूडीज वगैरह ने या IMF ने दी थी कोरोना वायरस की वजह से। तो वो 1.3 की थी। फिर गवर्नमेंट की अपनी जो थी वो 2% की थी। स्टेट बैंक 2.5 कह रहा था। अब ये कह रहे हैं कि जी ये 3.94 होगा, लेकिन ये सब एस्टिमेशंस हैं। अब असल चीज़ जो है वो तकरीबन 3-4 महीने गुजरने के बाद फिर ये सही एक्चुअल फिगर्स आपके पास आएंगे। लेकिन ग्रोथ जो है वो नज़र भी आ रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास जो अपना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सिर्फ मार्च के महीने में 22% इजाफा हुआ है। ठीक है। और अगर पूरा साल देख लें, जुलाई से अप्रैल देख लें, तो उसमें तकरीबन 9% का इजाफा हुआ है। ठीक है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी है, तकरीबन $2 अरब की आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। इसके अलावा जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो तकरीबन कोई 25% बढ़ी है। बिल्कुल सही। अभी तक $24 अरब आपके पास आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रोशन सर्टिफिकेट जो है उसमें तकरीबन $1 अरब आपको लगभग मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है जी, वो आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे पैसे जो आए हैं ना आपके पास, इसमें खास तौर पे ये जो $4 अरब एक्स्ट्रा आया है ना अपना, ये जो रेमिटेंस की शक्ल में, वो पैसा क्या है? वो पैसा यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं हुआ, यानी वो कोई कारोबारी एक्टिविटीज में, इंडस्ट्री में, किसी चीज में नहीं लगा। वो पैसा खर्च हुआ है। वो लोगों ने अपने यहाँ पे बुजुर्गों को या रिश्तेदारों को भेजा है। और यहाँ पे महंगाई के जो डिजिट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि जी कोई 11% महंगाई है, लेकिन उर्फ़े आम में अगर आप देखते हैं बाजारों में तो तकरीबन 25% के करीब आपको हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई नजर आती है। जी। तो बैरून मुल्क से जो लोग अपने रिश्तेदारों को यहाँ पैसे भेजते हैं वो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, वो मार्केटों में खर्च हो रहा है, और उससे जो है आपको ओवरऑल एक मार्केटों में बेहतरी नज़र आ रही है और मार्केटों में तेज़ी भी नज़र आ रही है क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। फिर एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हाउसिंग सेक्टर है जी, इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है उसकी वजह से भी ओवरऑल मार्केट में बेहतरी आई है। स्टॉक्स में भी आप देख जो उसके एलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी तेजी आई है। 40-50 इंडस्ट्रीज हैं जो हाउसिंग के साथ चलती हैं। जी बिल्कुल। तो उनमें इंप्रूवमेंट है। सीमेंट में डबल डिजिट इंप्रूवमेंट है। सरिया ऑलमोस्ट तकरीबन डबल कीमत हो गई है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से सीमेंट की भी कीमत बढ़ी है, उसकी भी कीमत बढ़ी है। तो इस सारी जो मैंने आपको समरी पेश की है उसके नतीजे में हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ तो है। अब 3% भी हो सकती है, 3.9, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही है? नहीं, नजर तो आ रही है ना। कहाँ नजर आ रही है? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि $2 अरब की आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, 25% आपकी रेमिटेंसेज आई हैं, 9% आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो सब कुछ सही है अपनी जगह। अब वो सारी चीजें जो हैं वो आ कहाँ रही हैं? ठीक है ना, वो यही बाजारों में आ रही है ना। उसकी वजह से आपकी पता है, आपको टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त आपका 6 महीने की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सब बिल्कुल सही मान गई आपकी बात कि टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ी तरक्की की, हेल्थ सेक्टर ने भी बड़ी तरक्की की है, जो आपका जो सेहत का शोबा है उसकी भी बरामदात बढ़ी है। Exactly. लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि एक आम आदमी को मार्केट में इसके असरात नजर नहीं आ रहे। देखिए, वो महंगाई बढ़ने की वजह से ये जो इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, या मैं समरी बता रहा हूँ, ये सब साइड हो गई है। आपको देखें ना, मुर्गे की कीमत ऑलमोस्ट डबल हो गई, लेकिन वो भी अब आहिस्ता से नीचे आ रही है। आज नीचे आ गई है। वो तो एक अफवाह की नीचे आ गई है। 100 रुपए बिकी आज। वो तो अफवाह की वजह से नीचे आ रही है ना, कि जो लोग कह रहे हैं जी उसमें वो बीमारियां आ रही हैं। ये देखें, गलत किस्म के लोग अफवाहें भी फैलाते हैं। खैर, तो बात यह है कि वो कीमतें हर चीज़ की ऊपर गई हैं, डिमांड बढ़ी है। डिमांड इसलिए बढ़ी है कि लोगों के पास पैसा आया है। जो मैंने बताया ना, $4 अरब जो बाहर से आया है, वो अगर किसी इंडस्ट्री में लगता, कारोबारों में लगता, तो दूसरी बात थी। वो पैसा चूंकि यहाँ पे, अगेन वही बात मैं करूँगा, कारोबार की उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इस वजह से वो पैसा जो है वो स्पेंडिंग में आ रहा है।
खर्च में आ रहा है, परचेजिंग पावर लोगों की बेहतर हुई है, जिनके पास वो 4 अरब डॉलर का मतलब 600 अरब रुपया, 60 अरब रुपया जो है वो नौजवानों के पास आया है, जो ये अपने सॉफ्टवेयर और अपनी एप्स वगैरह बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 60 अरब रुपया जो है वो सिर्फ उन लोगों के पास आया है पाकिस्तान में। आपको पता है बहुत बड़ा ही चेंज और बहुत बड़ा इनकलाब है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से अगर ये पैसा जो है प्रॉपरली यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह में या कारोबारों में इन्वेस्ट होता तो ओवरऑल लोग अपने पैरों पे खड़े होते। और आपको जो गुर्बत फील हो रही है वो इस वजह से फील हो रही है कि ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो ब्लेस्ड किस्म के सेगमेंट्स हैं, ये पैसा उनके पास आ रहा है। बाकी फिर अगर आप देखें तो एहसास प्रोग्राम है जी, उसमें गवर्नमेंट ने बड़े पैसे डाले हैं, ठीक है। इस तरह के स्टेट बैंक ने एक टर्फ स्कीम थी जिसमें 300 अरब रुपया स्टेट बैंक ने इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अपनी मशीनरी अपग्रेड करना चाहते हैं। 1200 अरब रुपया गवर्नमेंट ने, कुछ तो हमारे ही रिफंड्स थे जो पिछले 2-3 साल से रुके हुए थे, उसमें रिफंड्स हमें कितना दे दिए? रिफंड तो तकरीबन 200-300 अरब रुपया दे दिया गवर्नमेंट ने, जी हाँ। और टोटल कितना? लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपया को नौजवानों की स्कीमें में, कोई स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में, कोई इस तरह से 3-4 स्कीमों में गवर्नमेंट ने काफी तो वो सारे पैसे जो आए हैं वो बाजारों में आए हैं। और पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंटों ने जो अपने अपने मुल्कों में इसी तरीके से पैकेज दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की स्पेंडिंग बढ़ी है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी स्पेंडिंग बढ़ी है। वो जो स्पेंडिंग बढ़ी है उसकी वजह से भी महंगाई है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ठीक। उसमें आप देख लेंगे आटा, चीनी शॉर्टेज नहीं थी, लेकिन सिर्फ क्या था, तखमीने गलत थे, ठीक है। तो उसकी वजह से आटे के लोगों ने चीनी की कीमत बढ़ गई, जितने भी थे तमाम कम्युनिटीज की रेट बढ़े। आमिर आरिफ साहब, आप चूंकि एक एसएमईज की रहनुमाई कर रहे हैं, उनकी ताजरान की हैं, ये तो बड़े लोग हैं, तो बड़ी बड़ी बातें या अरबों में बातें होंगी। आप लोगों तो मेरे ख्याल पे हजारों में, लाखों में, लाखों के अंदर ही क्या सूरत हाल है? बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। ताजिर दो तरीके से परेशान है, एसओपीज को फॉलो करे या फिर अपना कारोबार करे। बात वहीं से शुरू होती है। एसी साहिबान, डीसी साहिबान जिस तरह से आते हैं और पुलिस वाले जिस तरह से आते हैं, कार्रवाई होती है। अभी लास्ट टाइम भी जो रमजान के अंदर आखिरी वाकया हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, जो एक ताजिर के साथ हुआ, बुजुर्ग बेचारे लियाकताबाद के अंदर जो हुआ, उनको मारते हुए लेके गए पुलिस वाले। किसको? ताजिर थे वो? ताजिर दुकानदार, उनके वालिद को लेकर गए, बेटे उनके मौजूद। एसओपीज के खिलाफ वर्जी, जुर्म में जुर्म, ये सब बदतमीजी वगैरह की होगी ना? कुछ नहीं, बस दुकान का शटर खोल के वो कारोबार कर रहे थे, जो पाबंदी थी। लेकिन इतनी तंजील नहीं की जाए कि वो टैक्स पेयर बंदा टैक्स दे रहा है, उसके साथ इतना जुल्म, उसकी कोई सजा होगी ना? सजा है, पीटना, तशद्दुद। तो ये पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही आगे, पुलिस वाले एक्स्ट्रा है तो नहीं होगा साथ में उसके साथ। अब ये तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन क्या होना है आपके पता है, सारी सरकारी है, पुलिस से कौन लड़ेगा? आप लोग इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं आपके साथ, और वो जाके उन्होंने थाने में जाके राजीनामा करवा दिया जी, ठीक है। अब बंदा क्या कर सकेगा? तौहीन तो बेइज्जती की वो कर दी। आगे जो एसओपीज के हवाले से अभी मैं देख रहा था, नई ताज़ा रिपोर्ट, वजीर आला सिंध साहब कह रहे हैं कि जी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, और जो एक्सपो सेंटर है ये फुल हो चुका है, और हम दूसरी जगहों पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन वजारत सेहत का बयान, सूबाई वज़ीर सेहत का बयान बिल्कुल मुतज़ाद है। वो बिल्कुल, वो कह रहे हैं जी सिविल हॉस्पिटल में वेंट खाली पड़े हुए हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटलों की लिस्ट दे दी कि जी ये सारे वेंट खाली हैं। नहीं, देखिए एहतियात तो करनी चाहिए ना। एहतियात तो है। जब वैक्सीन लग रही है तो अब तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए। तो वैक्सीन कितनी लग रही है? आपने लगवाई? नहीं, मैंने तो अभी नहीं लगवाई। फिर बताएं, आपने लगवाई तो सवाल है 19 साल और लोगों ने नहीं लगवाई होगी। फिर लेकिन बात यह कि शहरियों को भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट कह रही है तो आप उसको भी तो करें। एसओपीज की जब वैक्सीन लग रही है ना, अभी सिस्टम में आ रही है, वैक्सीन आ रही है, तो अब मेरे ख्याल से लॉकडाउन की तरफ से हट जाना चाहिए और टाइम खत्म हो जाना चाहिए। अब तो टाइम दे रहे हैं ना, टाइम करके 24 घंटे खुले, 24 घंटे खुलना चाहिए। असल में देखिए, अगर हम एक सिस्टम को बंद करेंगे ना, दूसरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अच्छा, 24 घंटे खोलेंगे, शादी हाल, डकैती बढ़ जाएगी, डकैतियां बढ़ जाएगी। डकैतियां तो अभी बहुत सारी हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। अभी कल भी दुकानें लूटी, आज भी दुकानें लूटी हैं। मुस्तकिल रोजाना की खबरें डकैतियों की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो गया। ये तो आप खुद समझते कि डकैतियां बढ़ रही हैं। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल मुख्तसर बताइए, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? बस कोशिशें कर रहे हैं अपने तौर पे कि किसी तरीके से चल जाए। लेकिन अभी आज हमारा इजलास भी था ताजरों का,
रिजवान इरफान साहब की सदारत में तमाम ताजिर इकट्ठे हुए थे सर जोड़ के, कल 2 बजे उसके फाइनल। लेकिन आपकी इजलास का फायदा थोड़ी है, इसलिए कि जब तक गवर्नमेंट नहीं, इंशाल्लाह ताला अभी उम्मीद है। बात ऐड करूं इनकी बात में, आप इसका अंदाजा लगा लें, कराची में पर डे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वो 27 अरब रुपए की होती है। गुड। और गवर्नमेंट को 8 अरब रुपए का टैक्स मिलता है कराची से। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, उसके बाद भी कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है पूरे पाकिस्तान में। ये वो सारा जो कुछ भी है ना, जिस शहर से आप 8 अरब रुपए का टैक्स लेते हैं ना रोजाना, उसके साथ ये हाल है। और 27 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेरे ख्याल में तो इनमें होना ये चाहिए कि इनको प्रेफरेंस और प्रायोरिटी के ऊपर इनको जो है वैक्सीन लगानी चाहिए, मार्केटों में जाके और लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी बात जो है ना, आपकी बात बहुत वजन है, यही बात मैं शरीर गुपरानी साहब से पूछूंगा। शरीर साहब, माशाल्लाह आप तो काफ़ी एक्टिव आदमी हैं और काफ़ी ऑल पाकिस्तान में, खान पेशावर में भी थे, अब 2 दिन कबल आप वहाँ भी गए। फिर आपकी MQM के रहनुमा आफाक अहमद से मुलाकात हुई, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा से मुलाकात हुई। किस हवाले से मुलाकात हो रही है और क्यों हो रही है? देखिए, अब जो कराची के साथ तासुब वाला रवैया है ना, मैं बरमला एक बात ये कहूँगा कि अब हमें वापस वहीं आना पड़ेगा जहाँ से हम चले थे। 88 में जहाँ से चले थे, हम वहीं आना पड़ेगा। अब मैं ये बिल्कुल आपके प्रोग्राम में खुल के आज ये बात कह रहा हूँ, और आज इन दोनों पार्टियों को मैंने ये बात कही है, जो जुल्म और जो तज़हीक कराची में ताजिर के साथ की जा रही है ना, लानत है हमारी शक्ल के ऊपर, हमारी यहाँ पे जो टैक्स देने के ऊपर। अच्छा, पेशावर में क्या सूरत हाल है? पेशावर में 3 दिन का लॉकडाउन है, जुम्मा हफ्ता इतवार। लेकिन मजाल है कि आपको AC और पुलिस वाला की दुकान पे नजर आ जाए। मैं 3 दिन वहां रहा हूं और तीनों दिन मैंने वहां मीटिंग जो है दुकानों में की है, खुली हुई खुली। और कोई वहां पे SOPs पे अमल दरामद नहीं है। सिर्फ मसला क्या है कि एक आबादी है, एक कौम है, एक चीज है। ये जो कराची के साथ ये कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए, हम तो समझे कि हम तो मरने के काबिल हो चुके हैं, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे अपने घरों में। जिस शख्स को रोड पे मारता हुआ पुलिस वाला ले जाए और उसके बाद उस इदारे का सरबरा फुटेज देखने के बाद, सारी चीजें होने के बाद उसको बुलाए नहीं, तो लानत नहीं है उसे महकमे के ऊपर। मतलब कोई पूछगछ नहीं हुई, कोई नहीं। उस शख्स को मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो मुझे फोन जो आता है कि सर वो मैंने जाके वहाँ कंप्रोमाइज कर लिया, मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी क्या करेगा? कराची का ताजिर बेबस इतना बेबस है कि इसकी हाल ये है कि अब वो, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि आज हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हमने शायद अपने बच्चों को शायद कराची में रखने का जुर्म नहीं करना है। जुर्म है कराची में बच्चों को रखना। अब क्या करेंगे? बाहर भेजेंगे अपने बच्चों को। जो पैसा मुल्क से बाहर या सूबे से बाहर? नहीं, बेहतर हम पंजाब इस्लामाबाद भेज दें। इस्लामाबाद में तासुब परस्ती नहीं है, कौम परस्ती नहीं है। जो कौम परस्ती कराची के साथ की जा रही है। मैं थोड़ी सी एक बात को ऐड कर दूं मौजरत के साथ, मतलब बहुत ही मौजरत के साथ, ये सूरत जो पैदा हुई क्यों हुई? कभी सोचा आपने? बिल्कुल, हमने बिल्कुल सोचा। हर गली मोहल्ले की एकदम एक सिचुएशन होगी, हर गली मोहल्ले की सिचुएशन होगी, और हर लीडर जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सिर्फ अपनी तस्वीर दिखाता रहेगा और जाके CM हाउस गवर्नर हाउस में फोटो सेशन कराता रहेगा और एक आवाज आपकी नहीं होगी, तो होना यही है। ये काम चैम्बर का था ना। चैम्बर की सीढ़ी हम क्यों उतरे थे? जब गैंग वॉर के ऊपर जब वहां मीटिंग हो रही थी और हमने एक बात बोली कि आज चैम्बर को हम चाबियां दे रहे हैं और शहर बंद करके आपके हवाले कर रहे हैं, चैम्बर आज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ताजिर बनी। वो ताजिर चलते चलते गैंग वॉर का खात्मा हुआ। आज हम तमाम लोग जो बैठे हैं उसी बात पे बैठे, और हमने रिजवान इरफान को आज हमने बना दिया कन्वीनर कि भाई आप संभालें इसकी जिम्मेदारी, हम आपके साथ पीछे करें। तो आप करेंगे क्या लाएमल क्या है? लाएमल हमारा कल हम ऐलान कर रहे हैं, कल ऐलान होगा, कल हम ऐलान कर रहे हैं। और खुदा की कसम मैं ये बता, क्या करेंगे ऐलान? हम बिल्कुल अब हम बंद करेंगे कराची, तो इंशाल्लाह बंद करेंगे। अब हम कराची, हम जलील होने से तो बेहतर है हम अपनी दुकानें बंद कर देना। मेरे ख्याल में ये दावे तो आप लोग माजी में भी करते रहे। नहीं, अब दावे नहीं। कल 2 बजे हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज हमने दावे की बात नहीं की है। आज 3 घंटे इजलास चला है। कराची की तमाम ताजिर तंजीमें वहां मौजूद थी और तमाम लोगों ने रिजवान इरफान की सरबराही में एतमाद किया है। और मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या हुकूमत की किसी ओहदेदारान से किसी से मुलाकात हुई? हमने तक आपने अपनी बिलाल भाई, आज मैं आपको बताऊं, अब हुकूमत के ओहदेदार से हमने मिलना भी नहीं है। अब हमने मिलना भी नहीं है। जो हो गया। इतना जलील कर दिया हमको, इतना बेबस कर दिया है, इतने हम बेबस हो चुके हैं, हमारे हाथों पर। आप लोगों की प्रपोजल क्या है? क्या होना चाहिए? देखें, सीधी सी बात है, 2 छुट्टियों में 1 छुट्टी होनी चाहिए। पूरा सिंध खुलता है, मजाफाती इलाके यहाँ सब सारे खुलते हैं, सिर्फ नहीं खुलता
तो उसका इलाका नहीं खुलता जहां पे हमारी कोई कौमियत नहीं है। मैं एक बात मेरी बात दूसरी बात मैं इस बात को ऐड कर दूं, जैसे फारूक सत्तार साहब ने कहा कि दिल्ली की निहारी हाउस बंद हो जाती है, आज हो गया, शनिवारी की दुकान खुली, आज कौशल मेडी को सील किया, आज कौशल भी हो गया। आज मुझे बताएं कौशल मेडी को अगर सील हो जाए शहर में, कौशल मेडिकल वो मेडिकल स्टोर है वो, उसको तो रात के 12 बजे तक उसको तो आपको 24 घंटे खुलने की इजाजत, कौशल मेडी को बंद किया इन्होंने। अच्छा, एक दिन छुट्टी हो, दो की बजाय फिर दो की। दूसरी बात, रात को शॉप एक्ट लागू कर दें, हम बोलते हैं आपको शॉप एक्ट लागू करें, ठीक है, शॉप एक्ट का कानून बनाए, उसमें अमल दरामद पूरे शहर करें। शॉप एक्ट कब तक खुलनी होनी चाहिए? रात को 10 बजे तक आप दे दें, 8 बजे तक दे दें, हमसे मशावरत करके दें। देखें, शादी हॉल रात को 12 बजे तक होना चाहिए। मैं घर ही नहीं पहुंचता हूँ 8 बजे से पहले, तो मैं शादी में कैसे जाऊंगा? और शादी में आजकल कोई हर एला वेला तो नहीं जाते, खास लोगों को ही बुलाया जाता है, खास लोग ही जाते हैं। टाइम की शादी हो कहाँ रही है मेरे लॉन में? हाँ, 70 इंडस्ट्रीज हैं इसके साथ। अब लाड़काना में शादी हो रही है, आपको हम बताएं, लाड़काना में शादी हो रही है, कराची में नहीं हो सकती। छोड़े इन बातों को ना करें, इसलिए 68% रेवेन्यू देने वाला शहर का ताजिर को एनसीओसी नहीं बुलाती। इस्लामाबाद का अंजुमन ताजरान जो है, इस्लामाबाद का अंजुमन ताजरान का एक लीडर जो टैक्स शायद बमुश्किल 2 लाख भी नहीं देता होगा साल का, उसको एनसीओसी बुलाती है। कराची का जो ताजिर करोड़ों रुपए टैक्स देता है, उसको एनसीओसी नहीं पूछती, उसको टास्क फोर्स इनकी नहीं पूछती। क्यों? कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिए थे। हमसे गलती हो गई मियां साहब? नहीं, गलती नहीं है। बात यह है कि पीटीआई को वोट दिए थे, यहाँ पीटीआई के गवर्नर बैठे हुए हैं, एनसीओसी में उन्हीं के बैठे हुए हैं असद उमर साहब, तो इस पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। मियां साहब परसों गवर्नर साहब से मिले ना आप लोग मिले? गवर्नर से मिलके आते हैं तो सीएम साहब नाराज हो जाते हैं, सीएम साहब से मिलके आते हैं तो गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं। हम जाए किधर? या तो फिर एक और तरीका है। देखिए, एक तरीका है, अगर आप देखें इख्तलाफात अपनी जगह के, मियां साहब फेडरेशन के हवाले से आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी, फेडरेशन के हवाले से ये आवाज उठाएंगे। फेडरेशन के हवाले से मैं आज बताऊं, पहली दफा फेडरेशन की आवाज उठाएंगे। यहाँ साहब तो जब तक फेडरेशन में बैठे थे, हर साल बजट प्रपोजल के लिए हमें बुलाया जाता था। इस दफा तो हमें बजट प्रपोजल के लिए फेडरेशन ने नहीं बुलाया यार। बातें क्या करते हैं आप यार? ये क्या बैठे थे यहाँ साहब? होता ही नहीं लगा किसी साल हमारी बजट प्रपोजल मीटिंग नहीं हो। नहीं, बात यह है कि इस साल हम तो बरसर इक़्तिदार नहीं है ना फेडरेशन में। इस साल हिमायत तो आपकी थी ना? नहीं, हमारी बरसर इक़्तिदार ना है, लेकिन बहरहाल आपका जो नाम आता है वो फेडरेशन के हवाले से। बहरहाल बात यह है कि फेडरेशन को बात सुननी चाहिए, लेकिन ये कि सपोर्ट तो आपकी थी ना? जी नहीं, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि जब इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, एक चीज और भी देखें, ये तो कराची की बात हो रही है, इस्लामाबाद की हो रही है, आपको पता है बॉर्डर एरियाज में क्या सिचुएशन है? जो बॉर्डर एरियाज हैं केपीके के और उधर बलोचिस्तान के, वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए कि बॉर्डर एरियाज जो है वो जब चाय बंद कर देते हैं, स्मगलिंग वगैरह रुक जाती है, सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और बात है, केपीके में से अगर पेशावर से अगर गुड़ एक्सपोर्ट करना हो, अरबों रुपए का गुड़ एक्सपोर्ट होता है इधर अपना अफगानिस्तान, तो अगर पेशावर से गुड़ एक्सपोर्ट करना हो तो नहीं कर सकते, लाहौर से करना हो तो आप कर सकते हैं। और वो तकरीबन 20-22 अरब रुपए का गुड़ जो है वो इस वक्त वहां पेशावर में पड़ा हुआ सड़ रहा है। भैया साहब बात करते हैं, मेरे ख्याल है कि गुफ्तगू हम आगे मजीद बढ़ाएंगे और काफी से ज्यादा जो अंदर की बात है हम लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की में हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। और वक्फे में जाने से कबल हमारे तीनों मेहमानों ने जो बातें की, यकीनी तौर पर वो बातें ऐसी हैं जो कि मैं तो कोई कमर्स नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल आप सही मुनसिफ हैं। इस प्रोग्राम का हम दोबारा शुरू करते हैं, अब अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब रिजवान इरफान साहब, जो कि कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे हम सर 1-2 मिनट के लिए गुफ्तगू कर लें, फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, आवाज आ रही है मेरी सर? जी बिल्कुल आ रही है बिलाल साहब। रिजवान इरफान साहब, आज इजलास हुआ, इसमें सुना है कि काफी आप लोगों ने सख्त फैसले किए हैं, क्या फैसले किए? देखिए, कराची के तमाम ताजिर रहनुमा इसमें शरीक थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और सबका मुत्तफिका फैसला ये है कि कारोबार खुले, हम लोगों का कारोबार चले। अब हम जो है इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने सरकार से बार बार रिक्वेस्ट की कि जो है टाइम जो है उस पर बढ़ाया जाए, कि छुट्टियां हैं वो खत्म की जाए और हमारा कारोबार चले। और ये जो जुर्माने कर रहे हैं, लाखों रुपए जुर्माने, ये ना हो। आप जो है जुर्माने की तरफ जाते हैं, हम ये कहते हैं कि आप आपकी तरफ जाएं और वैक्सीन की तरफ जाएं। हम मार्केटें खुलनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए, बहुत हो गया सिलसिला, अब हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बार बार रिक्वेस्ट हम करते हैं, मुताल्लिका इदारों से भी दरख्वास्त भी करते हैं। आखिर में आके जो फिर हमने ये ऐलान बनाया है
एहतजाज भी कर सकते हैं, हम दुकानें बंद भी, क्योंकि वैसे कारोबार हमारा खत्म हो गया। नहीं, मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कर सकते हैं, मुलाद ये कि मुझे कंफ्यूजन के शिकार नजर आ रहे हैं, यानी आपने उनको फैसला नहीं किया कि करेंगे क्या? फैसला हमने कर लिया है, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे इंशाल्लाह, उसमें हम जो है पूरा लाएमल बताएंगे आपको, सब लोगों को। कर सकते नहीं, करेंगे अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हम बार बार जो है बकवास, हम कारोबार की बात करते हैं, हम सरकार से कुछ पैसे नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, हम तो कहते हैं हम अपना रिस्क खुद कमाएंगे। आप देखिए, आप जो नोट के पीछे लिखा हुआ है रिस्क के वसूल रिस्क हिलाल इबादत है, तो हम तो हिलाल इबादत कर रहे हैं ना, रिस्क कमा रहे हैं अपना, सरकार से तो नहीं मांग रहे कुछ, तो हमको वो भी काम करने नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ तकलीफें, हम लोग जो है जुर्माने भर के लोगों की बेइज्जती। मियां साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, 144 बंद कर रहे हैं। रिजवान इरफान, मियां जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, एक तरफ कोरोना और उसकी अमवात और ये बीमारी, ये भी एक हकीकत है। इसमें हम इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि इंडिया में जैसे हजारों लोग और उसकी लाशें जो है दरियाओं में तैर रही थी, एक वो भी हकीकत है, और दूसरी तरफ इकॉनमी भी एक हकीकत है। बिल्कुल ठीक, इन दोनों को आप ब्रिज कैसे करेंगे? अगर आप ऐसी कोई तजवीज दें गवर्नमेंट को या हम सबको कि आप दोनों चीजों को बैन कैसे चलाएंगे, कोई तवाज़ुन, तो ये कोई ऐसी तजवीज हो ना, तो ये मामला हल हो सकता है। देखिए, एनसीओसी ने एक फैसला किया है, वही फैसला हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक ही फैसला चलेगा ना, या सिंध का अलग फैसला होगा और जो वफाक का अलग फैसला होगा। वो हम चाहते हैं 8 बजे हमारी मार्केटें खुले, वहाँ छुट्टी नहीं हो रही है, वहाँ वो भी छुट्टी ना हो, और जो है कारोबार खोलने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट भी, शादी हॉल भी कम कर दिया उनको, 50 से 25% कर दिया है। करने में कारोबार तो करें। जो लोग बेचारे बेरोजगार होते हैं, यहाँ लोग बेरोजगारी से मरेंगे, कोरोना से तो मर रहे हैं। रिजवान भाई, यहाँ पे 8% रेट है और इस वक्त लाहौर में 3% रेट है, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखेंगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे। मैं कहता हूँ जुर्माना करें, सबको मास्क पहनाएं, 100 रुपए जुर्माना करें, दुकानें बंद नहीं करें। पूरे कराची में तमाम लोग जो है मास्क पहने, चाहे वो आम आदमी। रिजवान इरफान साहब, एक बात कर लीजिएगा, आखिरी बात जुमला है, वो ये है कि क्या आप अपने ताजरों को इस बात की तकवीत दे रहे हैं कि वो जाके वैक्सीनेशन करवाएं? इसलिए कि मेरे अपना जाती राय ये है कि ताजरों में से अक्सरियत की जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, वो तो आप लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बना रहे हैं अपनी मार्केट में, और हम तमाम ताजिरों को, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, वर्कर हैं, सबको वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा आप अपनी मार्केटों में तो लगाएं कि आपकी दुकान पे अगर कोई आता है, अगर वो वैक्सीनेट नहीं है, तो आप उसको वैक्सीन लगाएं। आप ये भी तो एक सिस्टम रखें ना। ये काम तो सरकार वैक्सीन लगाएगी। आप तजवीज तो दे सकते हैं उनको मुताल्लिका इदारों को बोला है, हमारे ऑफिस, हमारी मार्केटों में आप सेंटर बनाएं, हम वैक्सीन अपने दुकानदारों को लाए, पहले खुद तो महसूस हो जाए, फिर हम दुकान जो हम महसूस करेंगे। लेकिन ये सबका काम है। रिजवान भाई देखें, इस वक्त या ज़हन में रखें कि कराची 27 अरब रुपए रोज का कारोबार करता है और 8 अरब रुपए रोज का टैक्स देता है। आप गवर्नमेंट को ये तजवीज दें, बल्कि बाई फोर्स ये तजवीज दें कि वो मार्केटों में वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करें। जी। तो जब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएंगे, तो बीमारी खुद ब खुद नीचे आ जाएगी ना। ठीक, बिल्कुल आप सही कहते हैं साहब। हम तो यहाँ सेंटर बना रहे हैं, हमने तो दरखास्त भी दे दी है सिंध गवर्नमेंट को कि हमारे मार्केट में वैक्सीन सेंटर बनाए, हम तमाम लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। अब अब जो है हमारा जो अगला दौर है वो वैक्सीन का है और मास्क का है। अब दुकानें बंद करने का आगे जो सिस्टम नहीं है, कारोबार करने का टाइम है। चलो ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका जो मौक़िफ़ है हमारे सामने आ गया। और मेरा अपना जाती राय यही है कि मैं थोड़ा सा आमिर आरिफ साहब से पूछ लूं। आमिर आरिफ साहब, क्या कहेंगे आप लोग वैक्सीनेशन अपनी मार्केटों में क्यों नहीं करवा रहे? मार्केट में कैंप लगेंगे जब जिस तरह से नहीं लगेंगे, क्या मतलब आप लोग नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट लगाएगी और इसको लगाने भी गवर्नमेंट नहीं है। अभी सिंध हमारे जो जावेद शम्स साहब हैं, अंजुमन ताजरीन सिंध के सदर हैं, उनका बाकायदा रब्ता हुआ है गवर्नमेंट से और इस सिलसिले में सूबाई वजीर से। तो वो मेरे ख्याल पे कराची इलेक्ट्रिक एसोसिएशन ने अपने ऑफिस में लगवा लिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने सेंटर बना रहे हैं। तो देखिए, एक चीज है, या तो आप अपने मार्केटों में आप वैक्सीनेशन सेंटर लगाएं जिसमें कि विजिटर्स भी वैक्सीन लगवाएं, जो कि मतलब बाहर जो और सेलर जो है वो भी लगवाए। बेशक यही सिस्टम है और यही सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह ताला। सिस्टम चलेगा क्या? नहीं, अब वो गवर्नमेंट चलाएगी ना, वो सेंटर तो वो बना के देगी ना। दुकान में अगर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो आप खामोशी से घर में बैठ जाते हैं? नहीं बैठते ना, आप एहतजाज करते हैं, आप FIR कटवाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, करते हैं ना। ऐसे ही तो बात वो है कि जब आपके कारोबार एक जो है वो पसपुश चल रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से, तो आप खुद भी तो मतलब कि करें ना एहतजाज, अपना एक कोशिश करें।
कुछ सिस्टम में है ना, वो कहते रहो भाई। हमने डिप्टी कमिश्नर साउथ को एप्लीकेशन दी है कि मार्केट्स के अंदर आप जो है ये वैक्सीनेशन के लिए सिस्टम बनाए, कैंप लगाए। तो आप साउथ की बात कर रहे हैं ना? मैं आपको बताऊं, मेरी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से गार्डन से कल मीटिंग हुई और उन्होंने हमें ये बोला है कि हम हफ्ते में 2 दिन के लिए हर मार्केट में जो सिटी का है या साउथ का है वहां पे हम एसोसिएशन को जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने लेटर भेज दिया है और उसको हम करवा रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ मार्केट नहीं, हमने इनको ये ऑफर किया कि सराउंडिंग की जितनी आबादी है हम उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड करनी है और बाकी लोगों बाकी कैंप ऑफिस हम। मेरा दादा जाती राय ये है कि आप अपनी कारोबार करना चाहते हैं तो अपनी मार्केटों पर तवज्जो दें, और जो बायर आता है ना, अगर कोई बायर आता है, अगर मैं आ जाता हूं, अगर मैंने वैक्सीनेट नहीं कराया, आप कहेंगे वैक्सीनेट करा लें। बिल्कुल सही बात। और मास्क लगा। ठीक है, हमें मैं आपको बताऊं, खालिद जिन्ना हॉल में कल भी हमारा नुमाइंदा तैयब सिद्दीकी कल दोपहर 2 बजे तक मौजूद था और ताजरों को फैसिलिटेट कर रहा था। स्पेशल हमारे को डिप्टी कमिश्नर ने वहां पे जो सिस्टम दिया हुआ है, हमारे जो ताजिर जाते हैं उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल में बाकायदा वैक्सीनेशन हमें तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा तो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। इसकी वजह यही है कि लोगों को कल्चर में ना लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन हो रही है। मेरी भी अब जो है कल ड्यूटी लगी कर ज्यादा था, मैं इंशाल्लाह कल वापस जाऊंगा। अच्छा, एक बता देना, एक हल्का सा, ये वीवीआईपी जो कल्चर पे जो आपको वैक्सीनेशन कराया, तो क्या उन्होंने गुलदस्ते वगैरह पेश किए उसके बाद? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम हुआ कि उनके जाने से पहले जो फॉर्म फिल करना है वो हमने फॉर्म अपने तौर पे फिल करवा के वहां रख दिए थे। उनका वो 5 मिनट का टाइम बचवा दिया। बात ये मैं बड़ा मतलब ये कमफहम आदमी हूं। मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरे ऑफिस के स्टाफ में किसी वैक्सीनेट नहीं हुआ तो मैं पहले अपने ऑफिस के अफराद को वैक्सीनेट करवाऊंगा और करीबी सेंटर में जाऊंगा। ईमानदारी की बात यह है कि एक्सपो सेंटर में जो खुला तो आप यकीन कीजिए कि तकरीबन यहां से जाकर उन्होंने वैक्सीनेट करा लिया। अब रही बात यह कि जो आपकी मार्केट में, मेरे तो ऑफिस सील नहीं हो रहा ना, आपकी मार्केटें सील हो रही, तो आपका जो बायर आ रहा है, जैसे कि अबू धाबी का भी सुना आपने, दुबई का, उन्होंने क्या भाई कि उन्होंने शॉपिंग प्लाजा खोल दिया और खोलने के बाद जो बायर आ रहा है अगर वो वैक्सीनेट नहीं है तो वैक्सीनेशन करा के उसको अंदर भेजते हैं। कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये फैसिलिटेट बिल्कुल हम तैयार हैं, हम तो अपनी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, फैसिलिटेशन तो गवर्नमेंट ने दी और हमने बाकायदा देखें। मुझे याद है इस तरह आप कमिश्नर से, सीएम से गुफ्तगू करने में बड़ा खुशी महसूस करते हैं आप लोग, लेकिन अभी तक मैं नहीं सुना कि आपने वजीर सेहत से गुफ्तगू की हो। आपने वजीर सेहत के पास अप्रोच होगा तो गुफ्तगू करेंगे ना, डीसी तो फोन उठाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो होता है वो इतनी बड़ी चीज तो नहीं कि आप अगर मिलना चाहें ना मिले। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग हैं, वो तो हमें अपने दरवाजे में भी नहीं आने देते। बिलाल भाई ऐसा ही है, हमें दरवाजे में नहीं आने देते। इतना आसान काम नहीं है इन लोगों से मिलना। आपको ही पता है कि वो अभी जो एक सेकंड, बात यह है कि इस वक्त एक्सपो सेंटर में 1 लाख लोगों का अरेंजमेंट है रोजाना। बेहतरीन। अच्छा, 1 लाख लोगों का मतलब है कि महीने में 30 लाख लोग, इसके अलावा और भी सेंटर्स हैं। लेकिन अगर 30 लाख लोग महीने में हो रहे हैं और यहाँ सिंध की पूरी आबादी 3 करोड़ है मेरे ख्याल में, 3.5 करोड़ है। तो मेरा कहने का मकसद ये ऑफिशियली ये 4 से आप लोग, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के साथ, ये अभी तो रिजवान तो बड़े जबरदस्त आदमी है, आप लोग सारे मिलके इसका बंदोबस्त करें कि रातों रात लोगों को वैक्सीनेट यहाँ सब जब करें ना, जब हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिले। अब मैं अपने घर को कर सकता हूँ, मेरे स्टाफ को कर सकता हूँ, अपने कस्टमर्स को कर सकता हूँ। मुझे हैरत हुई कि मिनिस्ट्री ऑफ सेहत से मिलना आपको टाइम नहीं देता। ये तो आपको हैरत, ये हमसे नहीं हैरत कर रही है, आप उनसे हैरत करेंगे, वो क्यों टाइम देते आवाम के लिए? हमने अप्रोच किया नहीं, ये टाइम। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मिनिस्टर हेल्थ तो बहुत बड़ी बात है। कमिश्नर कराची को 2 दफा फोन किया है, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। छोड़ दें यार बात, आप छोड़ ही दें बात। नहीं तो कमिश्नर कराची के पास तो कोई पावर नहीं है कि वो आपको, हम कमिश्नर कराची के पास हमें मार्केटें जब खुलवानी होती है, जो डिप्टी कमिश्नर एसएच कमिश्नर मसला आता है तो हम किसको अप्रोच, इन्हीं को करेंगे भाई जुर्माने। अब अगर आप ये बोले कम्युनिटी सेंटर सील कर दिए गए, पैंडेमिक एक्ट के तहत कमिश्नर कराची को ही पावर्स है ना कि वो उसको एनफोर्स वो करते हैं। नेचुरली हमारे यहाँ कमिश्नर जो उनको तैनात किया जाता है जिनके पास कोई पावर नहीं होता। जवाब तो आपने दे दिया। मैं लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये बताया कि कहने का मकसद ये है कि आप मुझे बताइए कि वो तो साउथ की बात कर रहे थे, आप मलिर की कोरंगी की बात करते हो। हाँ। तो मलिर और कोरंगी में मार्केटों में क्या सूरत हाल है? मार्केटों में सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये मज़ाफ़ाती इलाके कहलाते हैं ना हमारे, मज़ाफ़ाती इलाकों में तो दुकानें खुलती होंगी ना? नहीं, 6 बजे लॉकडाउन टाइम तो 6 बजे ही है ना। मतलब कि दिल्ली की निहारी हाउस बंद हो जाती है, दिल्ली की निहारी हाउस बंद हो जाती है और शनिवारी की कढ़ाई चलती रहती है, वो चलती है। वो अभी भी सिस्टम में है, छोटी सी वो अभी भी सिस्टम में है। असल में वो ठेले वाले नहीं हटते, सारी चीजें बंद हो जाती है, मार्केटें बंद हो जाती है 6 बजे, लेकिन ठेले वाले ऐसे मौजूद रहते हैं।
अभी आपके सामने एक और चीज भी बिल्कुल सामने आ गई है, कमिश्नरेट निजाम कितना कामयाबी से चल रहा है कि रातों रात रोटी जो है 15 रुपए की हो गई, तंदूर की रोटी, किसी को खबर भी नहीं हुई, कानो कान, और रोटी 15 रुपए पे पहुंच गई है, बिक रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बिक रही है। अब आप कमिश्नर साहब को तो ये खुद बाहर निकल के देखना चाहिए ना, जब डीसी साहब, एसी साहब हमारी दुकानें सील करने आ सकते हैं, उनको पता है कि दुकान सील करनी है, इसके 6:02 हो गए। जब कमिश्नर कराची को इस बात का इल्म है कि दूध के रेट बढ़ गए, मुर्गी की गोश्त के रेट बढ़ गए, मैं बोलना नहीं चाह रहा, इसलिए उस कमेटी का एक जमाने में मैं भी मेंबर था, आप यकीन कह रहे कि आज 1.5 साल 2 साल से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। कैसे ही, ठीक है जी। अब बात वही है कि यहां पर जो मेरा अपना जाती नजरिया है, मियां साहब आपसे नहीं बता, जाती नजरिया ये कि वफाक और सिंध में ऐसी ठनी हुई है कि वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा महंगाई होगी ना तो वफाक बदनाम होगा। सर मैं इसमें एक बात का और इजाफा कर दूं, लॉकडाउन जो टाइम है ना, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का, इसको अगर आप इस तरीके से ले लें ना कि सुबह 6 बजे आप सरकारी दफातर भी खुलवा दें, क्योंकि 27 अरब रुपए का कारोबार करता है कराची, ऐसा ही है ना, 8 अरब रुपए टैक्स देता है पर डे। जब इतना जब सब कुछ दे रहा है ना, तो सुबह बैंक भी 6 बजे खुलना चाहिए ना, 6 बजे बैंक खुलना चाहिए, ताकि ताजिर जो 6 बजे दुकान खोले तो अपने पैसे जाके बैंक में जमा भी कराएगा ना, पूरे दिन की सेल भी जमा कराएगा। सही कह रहे हो आपकी बात, लेकिन एक बात है, ये जो 8 अरब रुपए की जो आई, तो अब मेरा ख्याल है कि जो लॉकडाउन के बाद तो फिर ये रेशो कम हो जाएगा। नहीं, रेशो तो कम हो जाएगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को एसआरबी की तरफ से वो जो लास्ट डेट थी ना, उसको भी एक्सटेंड किया गया। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो जाहिर है इवेंचुअली उसका रेवेन्यू पे भी असर पड़ेगा, लोगों की टाइम कम है। मैं इसलिए थोड़ी सी मुख्तसर आपसे पूछना चाह रहा हूं, आइंदा बजट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या आवाम के लिए जो है सहूलत देनी चाहिए? देखिए जी, आने वाला बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट के, चूंकि 3 साल हो गए, 2 साल रह गए, ये अब उनका एग्जिट बजट है। जी जी। ठीक है, और ये और उससे अगला लामाला इन्होंने सहूलतें देनी है, हम कहें या ना कहें, ठीक है, इन्होंने एक अच्छी पिक्चर देनी है। जैसे आपने देखा अचानक ये 3.94 और ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई ना, तो अब आप देखिएगा कि ये इस वक्त जो बजट आएगा वो यकीनन अवाम के लिए अच्छा बजट होगा, सॉफ्ट बजट होगा। उसमें टैक्सों का जहां तक ताल्लुक है, शौकत तरीन साहब बड़े अच्छे समझदार आदमी हैं और बड़े वाइज आदमी हैं और बड़े स्टेट्समैन हैं, और अब एज में जिस सतह पे वो पहुंच गए हैं तो उनकी पूरी जिंदगी के तजर्बात भी हैं और सर्द गर्म सारे तजर्बात उनके पास हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बजट होगा, इंडस्ट्री के लिए भी, आवाम के लिए भी सहूलतें होंगी इस बजट में। और इसमें जो एक चीज़ होती है ना, फाइन ट्यूनिंग, छोटी छोटी चीज़ों में फाइन ट्यून करके एक फील गुड तासुर देना, तो ये इंशाल्लाह ये लोगों के लिए एक फील गुड सेंस आएगी, महंगाई में कमी होगी, लोगों को बेहतर फील होगा। लेकिन ये सारी चीजें तो हैं फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे। अब उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे ना प्राइम मिनिस्टर की चलती है, ना जिसमें शौकत तरीन की चलनी है, ना किसी और की चलनी है, ना असद उमर की चलनी है, नहीं, वो चीज है गवर्नेंस। ठीक, इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती ये है कि इसके साथ जो आगे लोग हैं वो गवर्नेंस नहीं है। इसमें जो मसला है वो नैब का मसला है। इन लोगों को उन्होंने ऐसा एक एहतसाब का जो बयानिया इन्होंने बनाया है उसमें ऐसे ये खुद जकड़े गए हैं कि उसकी वजह से इनकी सारी की सारी गवर्नेंस जो है वो तबाह हो गई है। अब बात यही है कि अगर ये अच्छी पॉलिसीज बना लें, देखें गवर्नमेंट ने तो पॉलिसीज बनानी है, एनफोर्स करनी है ब्यूरोक्रेसी ने। अब वो अगर आगे चीजें एनफोर्स नहीं होती, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता, ये सारी खुशहाली जो है वो चंद घरानों तक या चंद 100 घरानों तक रहती है, नीचे असरात नहीं आते और गुर्बत रहती है, तो फिर इस गवर्नमेंट को ज़ाहिर है कि अब आगे डिलीवर नहीं कर पाएगी, नहीं इलेक्शन में जाना है। आमिर आरिफ साहब क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। इसमें होना तो यही चाहिए कि अभी एसएमईस को क्या चाहिए, एसएमईस के एसओपीज के हवाले से, बजट के हवाले में क्या होना चाहिए, बजट में ताजिर को रिलीफ मिलना चाहिए। इस वक्त जो छोटा ताजिर है, गुजारिश करता हूँ 1 मिनट दे दें। बात यह है, हाँ नहीं बस 1 मिनट सिर्फ, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इन लोग का मसला है वो फाइनेंसिंग का है। बैंक में इस वक्त ये अगर जाते हैं तो इस वक्त 60% गवर्नमेंट कोलेटरल देती है, 40% जो है वो इनका रिस्क है, उस पर भी इनको पैसे नहीं मिलते। इसमें गवर्नमेंट को रिलैक्स करना होगा इनको ताकि फाइनेंसिंग मिले, तो ये इनके कारोबार बड़ी तेजी से एनहेंस होंगे। कराची हैदराबाद को टैक्स फ्री जोन कर देना चाहिए, वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि अभी ताजिर जो है ना, छोटा ताजिर ये पिस गया है। ये 14 महीने जो लॉकडाउन के गुजरे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे ताजिर रोडों पे आ गए, बैंक कट भी हो गए। जी शजीद साहब,
टैक्स देखिए, सीधी बात है, आपको सिंगल डिजिट पे बार-बार कहा जा रहा है, सिंगल डिजिट पे आपको सेल टैक्स लाना पड़ेगा, इसके बगैर आपकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर सकती। इस बात को मियां साहब भी सेकंड करेंगे। एक चीज और गुजारिश करूं जल्दी देखें, ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो पिछले खत्म हो गए, उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज होना चाहिए, रेस्टोरेंट्स वालों के लिए कुछ स्पेशल, मेरे लॉन वालों के लिए होना चाहिए। ये लोग लड़ झगड़ के जो भी है ये सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन इनके लिए होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी गुफ्तगू करते रहेंगे बजट के हवाले से। नाज़रीन, सही फैसला करना आपका काम है। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।